नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज शाम 8 बजे आप सभी के गुरुएस कोचिंग सेंटर पे उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला जाएगा। जैसे कि आज 12th आर्ट्स बच्चों का टेस्ट था, उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कम आए हुए थे, तो क्लास भी किसी कारणवश आज बंद था। तो आप लोग का पुनः जो टेस्ट है सोमवार को लिया जाएगा। जैसे कि शुरुआत का जो ग्रामर का टॉपिक होता है, भाषा होता है। भाषा आप लोग जानते हैं, जो भी हम लोग भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा, ठीक ना। भाषा जितनी भी, ये संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उनका बोलने का जो है वो तीन ही माध्यम है। या तो हम अपनी भाषाओं को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, या लिखकर, या इशारा द्वारा, संकेत द्वारा। चलिए, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वर्ण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ण क्या होता है। वैसे भी बच्चे जो होते हैं वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, इसके बारे में वो लोग अवगत रहते हैं, वो लोग जानते हैं। उन्हें शुरू क्लास से ही कराया जाता है ये सारे चीज, लेकिन 10th, 11th, 12th के बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम, कारक, विशेषण, उन लोगों को ये नहीं बताया जाता है। उन लोगों को केवल परिभाषा याद कराया जाता है। संज्ञा कैसे चुने, सर्वनाम कैसे चुने, इसमें बच्चे जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो उसी चीज को बारीकी से सारा चीज आप सभी लोग को कराया जाएगा। विश्वास है मुझे कि आप सभी लास्ट तक देखेंगे, जुड़े रहेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है, पहला टॉपिक है वर्ण। ये जो है, ये जो वन टॉपिक है ये सभी क्लास के लिए है, 1 to 12th क्लास के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं बनाया जा रहा है। वो किसी भी क्लास के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। हालांकि जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। चलिए, आप लोग के सामने जो है वन टॉपिक दिख रहा होगा, है ना। आप लोग इसको बारीकी से अच्छे तरह से समझिएगा। वर्ण होता क्या है, वर्ण का परिभाषा। किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी परिभाषा याद रखना अनिवार्य है। उससे हमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको पकड़ने में, उसको पहचानने में मदद मिलती है। वर्ण का परिभाषा होता है, पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसके परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो कहते हैं कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब यह है कि वर्ण जो है उसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अब जैसे में हम अगर ले लें, थोड़ी सी राइटिंग जो है हमारी अच्छा नहीं है, कंटेंट में बाकी कोई कंप्रोमाइज आप लोग को करने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। जैसे में अगर बोले कि क क्या इसका टुकड़ा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क हलंत प्लस अ बराबर क्या बनता है, क। तो इसको जैसे में क्या क्या लिखेंगे, जैसे में हम लोग लिखेंगे क्या क्या, जैसे में लिखेंगे अ, आ, हर्षई, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, यानी कि ये आधा वर्ण हो गए। क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, ये आधा वर्ण हो गए। बाकी जो अ और आ और जो हर्षई दिख रहा है, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सब जो है वो हमारा वर्ण होते हैं जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, और आपको तोड़ नहीं सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि वर्ण जो है वो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार का मतलब भेद होता है, ठीक। कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण का प्रकार कितना होता है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। आप लोग यहाँ पे सारा चीज जो है वो बारीकी से देखने को मिल रहा होगा। आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा तो आप लोग एक कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा कि जी सर बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक ना। कुछ बच्चियां हैं जो साथ ही साथ देख रही हैं। चलिए
स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन आप लोग को जुड़े रहना है। इसमें कोई कोई जो चीज है वो नया चीज देखने को आप लोग को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो कि आप नहीं जानते हैं, जो कि आपको जानना अनिवार्य है। चलिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण क्या होता है जी? स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। जो स्वर वर्ण होता है उसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं लेने पड़ती है, वो स्वतंत्र है, उसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। और जो स्वर वर्ण होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ले, जैसे मैंने लेते हैं अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घो, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें अन और अ आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो बोलेंगे सर की दो चीज छूट गया है। नहीं, जो अन और अ है वो स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है। इन दोनों को जो अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। जैसे कि अन, अ के ऊपर जो न लगा है तो उसको अन, उसको न पढ़ते हैं, और विसर्ग को ह पढ़ते हैं। ये जो दोनों हैं, ये दोनों को अलग से बनाया गया है। इन दोनों का नाम जो है अयोगवा है। अयोगवा हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे वर्णमाला, उच्चारण स्थान, अयोगवा, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, जितने सारे चीज छोटे हैं उसको कवर कर लिया जाएगा। अभी जितना हो सकता है, काफी रात हो गई है, 7 बजने वाला है, तो जिसके वजह से पार्ट 1 ही आप लोग के सामने हम करा पाएंगे। बाकी कल या परसों आप लोग के सामने वीडियो अगला चला जाएगा ग्रामर का। तो वर्ण, स्वर वर्ण आप समझ गए होंगे कि स्वर वर्ण को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, यह स्वतंत्र है, ये अपरूपी से इसका उच्चारण होता है, किसी की आवश्यकता। जैसे क बोलते हैं तो क में अ की क्या सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन अ को बोलने के लिए क्या सहायता लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती है। तो वही क्या है? वही स्वर वर्ण है, जिसकी किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र है और अपने आप से बोली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर वर्ण के जो है वो 3 भेद होते हैं। जो स्वर वर्ण होता है हमारा, उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पलुत स्वर। अब इनके बारे में जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, पलुत स्वर क्या होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारे एग्जाम के लिए, क्या क्या महत्व है इनका, आगे देखते हैं। चलिए ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय का प्रयोग किया जाता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि वर्ण बोलते हैं अ, इसमें थोड़ा सा समय लगा, आ से ज्यादा लगा। अब बोलेंगे ओ, तो आ से ज्यादा लगा, यही बात है, ठीक। तो जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। मेरे बाघ, मेरे दोस्त, मेरे शेर और मेरी शेरनी। चलिए आगे देखते हैं। ये संख्याएं में 4 हैं। ह्रस्व स्वर की संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन से हैं, और उसमें तुमको दीर्घ और दीर्घ स्वर जो है उसमें क्या करेगा? मिक्स कर देगा। शेर 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, हर्षई, हर्षौ और री। ये जो 4 हैं, यही जो है हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। भूलना मत कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, हर्षई, हर्षौ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से, यानी कि ये जो हमारा ह्रस्व स्वर है इससे भी कुछ अधिक समय इसमें लगता है, उसी को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, दीर्घई, दीर्घौ, ठीक ना। जैसे में देखते हैं दीर्घ स्वर जो होता है, ये हमारा जो दीर्घ स्वर है, 2 नंबर जो दीर्घ स्वर है स्वर वर्ण के भेद। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन से? आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए,
ए ओ और औ। यही जो 7 है ये हमारा क्या है, ये हमारा दीर्घ स्वर है। यही 7 जो है हमारा दीर्घ स्वर है। और आप खुद से मिलाकर देखिए कि ये जो 4 हर्ष स्वर हैं कहते हैं अ, हर्षई, हर्षो, हरि, ये जो 4 हमारे हर्ष स्वर दिख रहे हैं, अब यहाँ पे दीर्घ स्वर हमारे साथ दिख रहे हैं, आ, दीर्घई, दीर्घो, ए ओ औ। अब खुद देखिए बोलकर कि इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है या इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। देखो इसमें जो है वो थोड़ा सा कम समय लगेगा आप लोगों को बोलते समय, और इससे कुछ ज्यादा इसको बोलने में आप लोगों को समय लगेगा, ठीक ना। तो यही कह रहा है दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना, यानी कि इससे डबल समय लगता है इसको उच्चारण करने के लिए, इसको बोलने के लिए। उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्याएं 7 होती हैं। समझ में आ रहा है? चलो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है पलुत स्वर। पलुत स्वर किसे कहा जाए, पलुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, लगभग 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में हर्ष एवं दीर्घ से भी कुछ अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये हर्ष स्वर और ये दीर्घ स्वर, ये दोनों से भी ज्यादा किसमें समय लगेगा, पलुत स्वर में लगेगा, ठीक ना। अगर इन दोनों से भी ज्यादा अगर किसी चीज में समय लग रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं। जैसे में इनका प्रयोग प्रायः दूर से किसी को पुकारने या गाने में किया जाता है। पलुत स्वर का संख्याएं होती हैं, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो पलुत स्वर है इसका प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, किसी को संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, राम, ओम, सुनो, ये जो है और इसको लिखते समय इस वाले का प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं, होता है, बल्कि इन्हें दर्शाने के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। यानी कि व्यंजन वर्ण बोलने के लिए हमेशा हम लोग क्या, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोलेंगे क, अगर क बोलते हैं, मेरे बाघ, मेरे दोस्त, मेरे शेर और मेरी शेरनी, देखिए क हलन प्लस अ बराबर बना हुआ है क, यानी क को बोलने के लिए हमें किसकी, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना, मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर। तो यही होता है कि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए क, ख, ग आदि, हमने और भी इसमें हो जाएंगी, च, छ, ज, ये सारा जितना व्यंजन है उसको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। स्वर की सहायता से ही इन व्यंजन को बोला जा सकता है। आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। भेद या प्रकार एक ही होता है, व्यंजन वर्ण जो है उसके कितने भेद और कितने प्रकार होते हैं, जानते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक। आगे आते हैं, 2 नंबर है अंतःस्थ व्यंजन। इनका भी परिभाषा आज हम लोग जानेंगे। परिभाषा तो इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं। और 3 नंबर में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब व्यंजन का मतलब होता है जो गर्माहट पैदा करती है। आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, जान लिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये वे व्यंजन है, स्पर्श का मतलब पहले ही बताया मैंने, छूना। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु के मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करके बाहर आती है। जब स्पर्श व्यंजन क्या होती है, स्पर्श व्यंजन वो होता है जो कि स्पर्श व्यंजन की जितनी भी स्पर्श व्यंजन में आने वाली वर्ण है, अगर वो बाहर आती है तो हमारे जो मुख है वो किसी ना किसी भागों से टकरा कर बाहर आती है। जैसे कि कंठ से क, पता है ना, जैसे कि मां, ओष्ठ से, है ना। तो ये जितनी भी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती हैं। 25 होती हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या, 25 होती हैं।
तो ये जितने भी 25 वर्ण हैं, अगर इसको हम बोलते हैं तो किसी ना किसी मुख के कोई भाग से टकराकर बाहर निकलती है, ठीक ना। और 25 कौन कौन से होते हैं? क से म तक, ये जो है हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक पूरा जो होगा स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को समझ में आ पाए। याद रखना है, ठीक। अगर है तो कॉपी में नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बारीकी से आप सभी लोग को ग्रामर कराया जाएगा, अच्छे तरह से कराया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग के लिए जो है वो अच्छे से बारीकी से आप चीजों इसको धीरे से समझाया जाएगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं, ये आशा करते हैं आप लोग को स्पर्श व्यंजन समझ में आया होगा कि स्पर्श व्यंजन यही होता है कि जो भी इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं वो मुख के किसी ना किसी भाग से जो है वो टकराकर बाहर निकलती है, बाहर आती है, ठीक। आगे जानते हैं अंतःस्थ। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय श्वास में जो हमारा सांस है, वायु हवा मुख के अंदर ही रहती है और पूरी तरह से बाहर नहीं आती है, ठीक। जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इस वर्ण को बोलते हैं, तो मुख में जो श्वास का वायु है वो अंदर ही रहता है, थोड़ा बहुत जो है वो बाहर निकल पाती है। पूरी तरह से श्वास जो है, वायु जो है, इन वर्णों को बोलते समय बाहर नहीं निकल पाती है। उन्हीं को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं? अंतःस्थ व्यंजन की संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? य होती हैं, र होती हैं, ल होती हैं और व होती हैं। यही जो हमारे 4 हैं वो क्या है? यही जो हमारे 4 हैं क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। आप इतना याद रखो कि ये व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण करते हैं ना तो श्वास वायु जो है हमारे मुख के अंदर ही रहती है, पूरी तरह से बाहर नहीं आती है। आती है, पूरी तरह से बाहर नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है उष्ण व्यंजन। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है या रगड़ के कारण उष्ण उत्पन्न होती है, गर्मी। देखिए उष्ण व्यंजन जो है, अगर इसके अंतर्गत जितनी भी व्यंजन आती हैं, 4 ही आती हैं, तलावी श, मूर्धनी श, दंती श और ह। यही 4 जो है हमारा उष्ण व्यंजन है। जब भी इस उष्ण व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है? गर्माहट महसूस होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे हाथ कर लीजिएगा और हाथ को करके बोलिएगा तलावी श, मूर्धनी श, दंती श, ह। जब भी ये चारों वर्ण को बोलेंगे तो आप लोग को गर्माहट महसूस होगा, ठीक ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? उष्ण व्यंजन कहा जाता है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, और मिलते हैं अगले वीडियो में अपने वर्ण के पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को बारीकी से बार बार देखिए और समझिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।